गणानां त्वां गणपतिं भवामहे कपिं कवीनामुपमश्रमस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणान् ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनं तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। लेकिन माधवी जी, हम देख रहे हैं कि आप सनातन की ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। इन दिनों ज़बरदस्त चर्चा है आपके नाम की, आखिर ऐसा क्यों? पहली बात, मेरे बारे में ज़बरदस्त चर्चा है ये मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ मैं सनातनी हूँ, क्योंकि सनातन धर्म ऐसे उसूल सिखाते हैं एक इंसान को कि वो सबको प्यार करे, सबको एक साथ बर्ताव करे सबके साथ। क्योंकि आप बीजेपी के प्रत्याशी हैं हैदराबाद से, आपको लगता है कि हैदराबाद में शांति की कमी थी पिछले 40 सालों में? बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप देख चुके हैं जिस प्रकार से हमारी लड़ाई हुई, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ था, कहीं पे भी शांति तो नहीं थी वहाँ पर। वही क्यों, मेरे हिसाब से मैं कहती हूँ सारा तेलंगाना राज्य में कहीं शांति ही नहीं। इस वीडियो में साफ दिख रहा है आपने सिर्फ एक आधार कार्ड लेकर उनके चेहरे देखे थे और उनका नाम पूछा था। इसको लेकर क्या है, ये आखिर इतना झूठ कैसे फैला इतनी तेजी से? पहली बात मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप पहली जर्नलिस्ट है या एंकर है जो ये पहचान लिया कि हमने किसी के बुरके पर हाथ नहीं लगाया है, सिर्फ हम आईडी कार्ड देख रहे थे। क्या क्या हुआ ऐसा? रिगिंग हुआ है, बोगस वोटिंग हुआ है, गुंडे भिजाए गए हैं। लगातार ये पहली बार हमने ओवैसी साहब को देखा है कि वो गली गली प्रचार कर रहे हैं। इससे पहले कभी हमने प्रचार नहीं देखा, कभी ऐसी भाषणबाजी नहीं देखी, कभी ऐसी वोट की अपील करते हुए नहीं देखा। क्या ये सब कुछ माधवी लता के मैदान में आने के बाद ही हो पाया? अगर आप समझते हो इसके पहले नहीं हुआ तो मेरे मैदान में आने पर ही तो हो रहा है ना ये सब। अगर होता तो इसके पहले भी होना चाहिए था। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? देखिए, जीत एक ऐसी रिजल्ट है, वो कुछ भी हो सकता है। आपकी गाड़ी को रोक दिया जाता है, आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है, कैसे हिम्मत आप जुटाती हैं और कैसे उन चीज़ों को आपने फेस किया, क्योंकि बहुत चुनौतीपूर्ण चीज़ है। पता नहीं, उस वक्त मेरे दिमाग में एक ही था कि अगर मैं हिम्मत नहीं दिखाऊंगी तो आम जनता कहाँ से दिखाए। उस वक्त, उस दिन बड़ी जुनून चिड़ी हुई थी मेरे ऊपर कि इसका कहीं ना कहीं तो अंत लाना ही पड़ेगा। मैं सोची क्या होगा, देखना था मुझे क्या होगा, क्योंकि जिस भैंसा में वो लोग चुटकी मारकर कई लोगों का हत्या हो गया है, शायद मैं भी वो एक बनकर शहीद हो जाती, लेकिन होना था उस दिन। मुझे शहीद अगर होना था तो वो भी मंजूर था मुझे। जो आपका एकदम मोड ऑफ एक्शन रहा, जो आपके तेवर रहे, जो आपका एग्रेशन रहा, क्या आप मानती हैं कि इसके बाद ओवैसी ब्रदर्स के लिए आप एक सिरदर्द तो बन गई हैं? क्यों, उसके पहले नहीं बनी थी क्या? अब हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी का अगर पकड़ ले, जितना कम वोटिंग होगा हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट में, उतनी अच्छी बात। कैसे? तब का इस मतलब बोगस नहीं डाल रहे ना, जब बोगस नहीं डालोगे तो कम ही तो होगा ना। अगर आप मेरे जगह पे राहुल गांधी जी को उस दिन रखते हो, हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट लड़ाएंगे, आप बताइए राहुल गांधी भाग के निकल जाते थे वहाँ से जी। वो देश क्या चलाए? चाहे राहुल जी तो नानी के यहाँ सौंप दीजिए, तो नानी तो टुरिनो में रहती है, इटली में। हाँ, भारत देश में सौंपोगे और आप बताओगे इनको प्रधानमंत्री समझ लीजिए, तो कहीं भी एक प्रधानमंत्री का एक औहदा और एक गंभीरता जो उनमें रहना चाहिए, कहीं पे भी नहीं, कहीं पे भी नहीं। मेरा दादा परदादाओं का जागीर नहीं है कि मैं कहूँगी कि मैं क्या बनूंगी। मोदी भैया ने हमको भरोसा कर हमको एक टिकट दी है लड़ने के लिए, और जितना हो सके हमने न्याय के लिए लड़ा। ममता बनर्जी वेरी ओल्ड स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, एक ही बात पर रट 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 अब आगे नहीं बढ़ेगी।
उनका तो पाकिस्तान का टिकट बनवाना चाहिए। नरेंद्र मोदी, हमारे भी उम्र लेकर और जिए। अमित शाह, इतने अच्छे एक दोस्त और उनके साथ चलने वाले मोदी भाई का शायद कोई और नहीं हो। माधवी लता जी, बस जब तक सांस चल रहा है मोदी भाई का जो भी आदेश है पालन करते जाएंगे। नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा और रिपब्लिक मीडिया का ये खास पॉडकास्ट। हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान जिनको आप सुनेंगे, सुनते ही रह जाएंगे। अंत तक आपको सुनना है क्योंकि इन दिनों ये शख्सियत जबरदस्त तरीके से न सिर्फ देश में बल्कि सोशल मीडिया पर भी दूर दराज तक तेजी से वायरल हो रही हैं। और हम स्वागत करेंगे बिना समय को गंवाए। हमारे साथ हैं माधवी लता जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी। माधवी जी, जब हम आपको देखते हैं तो सबसे पहले निगाह जाती है आपकी रुद्राक्ष की मालाओं पर, जो आपने गले में भी धारण की है, हाथों में भी धारण की है और इससे आपको शक्ति मिल रही है। ये पता लगता है कि आप शिव की उपासक भी हैं और शक्ति की महिमा का भी बखान कर चुकी हैं। तो इस पॉडकास्ट की शुरुआत हम आपके पसंदीदा मंत्र के साथ करेंगे जिससे आपको शक्ति मिलती है। चलिए अब की बार हम गणेश भगवान को प्रार्थना करते प्रारंभ करेंगे। गणानां त्वां गणपतिं भवामहे कपिं कवीनामुपमश्रमस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणान् ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादन तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। बहुत सुंदर। और जैसे ही आप कोई मंत्र पढ़ती हैं उसके बाद आपकी आंखों में अलग ही चमक दिखती है, एक अलग ही विश्वास दिखता है। लेकिन माधवी जी, हम देख रहे हैं कि आप सनातन की एक ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। इन दिनों जबरदस्त चर्चा है आपके नाम की, आखिर ऐसा क्यों? पहली बात, मेरे बारे में जबरदस्त चर्चा है ये मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ मैं सनातनी हूँ क्योंकि सनातन धर्म ऐसे उसूल सिखाती है एक इंसान को कि वो सबको प्यार करे, सबको एक साथ बर्ताव करे सबके साथ, और सबके तरक्की में अपने तरक्की को देखे। और जब आप कोई भी पूर्ण मंत्र पढ़ते हो तो अंत में और प्रारंभ में शांति 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 ही, ऐसे एक ही धर्म है हिंदू धर्म जहाँ शांति की कामना के लिए ही मंत्र भी पढ़ा जाता है। क्योंकि आप बीजेपी की प्रत्याशी हैं हैदराबाद से, आपको लगता है कि हैदराबाद में शांति की कमी थी पिछले 40 सालों में? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। क्योंकि आप देख चुके हैं जिस प्रकार से हमारी लड़ाई हुई, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुआ था, कहीं पे भी शांति तो नहीं थी वहां पर। वही क्यों, मेरे हिसाब से मैं कहती हूँ सारा तेलंगाना राज्य में कहीं शांति ही नहीं है। एक ऐसी विकृत रूप राजनीति ने धारण कर चुका है वहां पर कि शायद जो आईटी इंडस्ट्री में है सिर्फ उनको सुबह जाते हैं तो नौकरी करते हैं तो एक अच्छे प्रमोशन, सैलरी, एक ऐसी जिंदगी में वो लोग उलझ गए हैं। उनके उलझन और इस अशांति के पीछे मुख्य तौर पर वजह कौन है? पैसा, जमीन। जब भी अगर आपने इतिहास 40 सालों तक जाके देख चुके होंगे तो अगर आप गौर से इसको समझने की अगर आप प्रयत्न करेंगे, जब तब किसी भी प्रकार का कम्युनल राइट्स हुए हैं, हर वक्त उसके पीछे किसी न किसी का जमीन है, एक रियल एस्टेट अंडरस्टैंडिंग है वहां पर, जिसको पाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज आज तक राज्य जो करते आए हैं एक हो जाते हैं और उस दंगे में कई आम जनता का ये लोग जीवन नष्ट कर
अपना काम निपट कर निकल जाते हैं। जिसको समझने के लिए एक अलग सोच रहनी चाहिए, उसको पकड़ने। आपका फॉर्मूला क्या होगा इसको लेकर हम बात करेंगे, लेकिन माधवी जी इन दिनों देखिए सबसे ज्यादा जो चर्चा ना लोकसभा चुनावों में या तो बनारस सीट की होती थी, या अमेठी की होती थी, या रायबरेली की होती थी। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हैदराबाद की सीट इतनी सुर्खियों में आई, इतनी सुर्खियों में कि वहां पर पोलिंग बूथ जो है कैप्चर हुआ, वो भी एक खबरों में उसको जगह मिली। फिर एक तस्वीर वीडियो वायरल होती है जिसमें आपके ऊपर यह आरोप लगता है कि आपने कुछ बतौर एक प्रत्याशी जो है महिला जो वोटर्स वहां पर आई थी उनके बुर्के हटाए थे। हालांकि उस वीडियो में साफ दिख रहा है आपने सिर्फ एक आधार कार्ड लेकर उनके चेहरे देखे थे और उनका नाम पूछा था। इसको लेकर क्या है, ये आखिर इतना झूठ कैसे फैला इतनी तेजी से? पहली बात मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप पहले यानी कि पहली जर्नलिस्ट है या एंकर है जो ये पहचान लिया कि हमने किसी के बुर्के पर हाथ नहीं लगाया है, सिर्फ हम आईडी कार्ड देख रहे थे। अभी पहला ना तो बहुत आसान हो गया ना। अभी सोशल मीडिया में अच्छा भी फैलता है, बुरा भी फैलता है, सच भी फैलता है, झूठ भी फैलता है। ये आपके फेवर में जाएगा क्या? मैं इसके बारे सोचकर थोड़ी काम करती हूँ। जिनको जो करना है करने दीजिए। मैं सच की लड़ाई लड़ रही थी, हिम्मत से लड़ रही थी, तो इनका सामना करना तो तय था पहले से ही। ऐसा नहीं कि मुझे थोड़ी आह्वान करके सब सीधा साधा कर एकदम स्ट्रेट परफेक्ट लड़ाई लड़ने का इरादा तो किसी को नहीं था मेरे अलावे वहां पर, तो मुझे पता ही था। लेकिन ताजुब की बात तो यह है, इतनी गंदी हो सकती है, इतना एक मेरे कहने का मतलब है लोग गिर सकते थे इलेक्शन जीतने के लिए। क्या क्या हुआ ऐसा? रिगिंग हुआ है, बोगस वोटिंग हुआ है, गुंडे भिजाए गए हैं, बड़ी तादादों में पोलिंग बूथ से जहां की एक 200 मीटर तक आपको किसी प्रकार के लोगों का भीड़ नहीं रहना चाहिए था। कॉर्पोरेटर के घर के अंदर पोलिंग बूथ है, कहीं सुना है आपने ये बात? MIM के कॉर्पोरेटर के घर के अंदर पोलिंग बूथ, ऊपर रहते हो। इस पर कोई FIR नहीं हुई, इस पर कोई पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, हालांकि आप बार बार आवाज उठा भी रही थी। तो वही तो है ना मजा वहां कर कि हर बार MIM वाले वहां का प्रशासन से हाथ मिलाते हैं, आपस में लोगों का फायदा होता है। तेलंगाना में जो जीतते हैं उनका और MIM का दोनों का फायदा होता है। तो उस फायदे के लिए वो किसी हद तक भी जा सकते हैं, लोगों का वोट से डिलीट करवा सकते हैं। जो जिंदा जागता लोग रहते हैं वहां पर 30 साल 40 साल से, कई वोट डिलीट कर दिए उन लोगों ने। आपका ये आरोप है कि वोट डिलीट हो सकती है और हुई है? हुई है। मैं कभी भी कोई भी बात हो सकती है शायद, तथ्यों पे कह रहे हैं आप, तथ्यों के आधार पर? हाँ, एकदम फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करती हूँ, उससे कोई फायदा नहीं है। और इसके अलावा आप चौंक जाएंगे, 6 बजे 6:30 बजे मैं एक पोलिंग बूथ पहुंची थी वहां पर, जो चारनार के चंद्रायण गुट्टा के दरमियान में आता है। चंद्रायण गुट्टा एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जी। हम लोग, कोई पुलिस नहीं थे बाहर, और मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि रिगिंग हो रही है, तो हमने भागा वहां पर। और वो ऐसे कि नहीं कि उस वहां तक जाने के लिए मुझे कुछ दूर पैदल भी चलना पड़ा, शायद 1.5 किलोमीटर। हाँ, और अब मैंने कई बार 1.5 किलोमीटर चली थी उस दिन, तो ये वाला भी है कुछ ऐसी ही। आप यकीन नहीं करते, पोलिंग बूथ एक वही कॉर्पोरेटर का घर में था, ग्राउंड फ्लोर में पोलिंग बूथ था, ऊपर लोग रह रहे थे और गेट बंद पड़ा था बाहर, और उसके बाहर पुलिस नहीं थे, पूरा गेट टूटा हुआ था। तो हम लोग ने दरवाजा मारी है, बाहर आओ बाहर आओ बाहर आओ, मैं कैंडिडेट हूं, दरवाजा खोलो। हालांकि एज पर रूल कैंडिडेट का हक बनता है, वो जा सकती है अंदर जी, और कोई आवाज नहीं उठा रहे। तो ये लोग क्या समझे, डर 1 मिनट के लिए वो दरवाजा खोल के, कौन है बोल के, अंदर एक अलग से दरवाजा है, दैट्स द एंट्रेंस ऑफ द हाउस। ओके। तो मैंने तुरंत अपना फोन खोलकर मैंने वीडियो रेडी रखा है, एंड यू हैव टेकन द वीडियो ऑफ दैट। इफ यू वांट आई कैन इवन प्रोजेक्ट इट एंड शो इट टू यू आल्सो। तो आपने मान लिया कि ये कहीं ना कहीं
एक आपसे डर था जिसके चलते ये सब माहौल बनाया गया, क्योंकि देखिए 20 साल से असदुद्दीन ओवैसी जो हैं लगातार जीत दर्ज कर रहे हैं। 40 साल से उससे पहले उनके पिताजी वहां पर जीत दर्ज करते आए हैं। तो ये माना जा रहा है कि ओवैसी परिवार का एक गढ़ रहा है, उस पर कैसे सेंधमारी हो पाएगी? पहला ये। दूसरा ये कि लगातार ये पहली बार हमने ओवैसी साहब को देखा है कि वो गली गली प्रचार कर रहे हैं। इससे पहले कभी हमने प्रचार नहीं देखा, कभी ऐसे भाषणबाजी नहीं देखी, कभी ऐसे वोट की अपील करते हुए नहीं देखा। क्या ये सब कुछ माधवीलता के मैदान में आने के बाद ही हो पाया? अगर आप समझते हो इसके पहले नहीं हुआ तो मेरे मैदान में आने पर ही तो हो रहा है ना ये सब। अगर होता तो इसके पहले भी होना चाहिए था। और एक बात बताने दीजिए तब तो आपको जी, कई साल पहले जब इनके पिताजी ठहरे हुए थे तब इनको एक बूथ में पकड़े गए थे। 110% वोटिंग हुआ है। कभी सुना है आपने? ये 110% का क्या मतलब है? जब आप 100% वोटिंग होता है उसी को सही नहीं बोलते, क्योंकि देयर इज समथिंग फिशी। एग्जैक्टली। अब ये 100% भी निकल गया, निकल के 110% हो गया, पानी और ऊपर निकल गया। हाँ, और ऊपर निकल गया। तो इसका मतलब है तो ये प्यारे 10% कौन है? तो उसी जमाने से चल रहा था इनका बोगस वोटिंग, रिगिंग, आप जो भी कहना चाहते हैं इसको। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? देखिए, जीत एक ऐसी रिजल्ट है, वो कुछ भी हो सकता है। अभी ये लोग इतनी बोगस वोटिंग की है, इसके बावजूद भी जीत हो सकती है, क्योंकि ये एक सच और झूठ की लड़ाई है। कुछ भी हो सकती है। अगर हम गलत नहीं है तो हैदराबाद में लगभग 54% मुसलमान हैं, और ऐसे में क्या आप मानती हैं हर बार जो है मुस्लिम वोटर्स की वजह से ही असदुद्दीन ओवैसी जो है अपनी जीत दर्ज कर पाते हैं? और क्या इस बार आपको लगता है कि वो समर्थन फिर से उन्हें मिल रहा है या आपकी तरफ जाता हुआ दिख रहा है? मैं ऐसा कहना चाहती हूँ, ये हिंदू मुसलमान की मुद्दा नहीं है, ये असदुद्दीन ओवैसी जी, उनके गुंडे और सारा हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट का बीच का युद्ध है। मैं बार बार अभी ये मुसलमान के बात निकालना चाहती हूँ, मुझे ठीक नहीं लगता अभी और ऐसा बात करना जी, क्योंकि काफी मुसलमान भी उनके वजह से दबे हैं, डरे हुए। जैसे मुख्य तौर पर पसमानदा मुसलमानों का आपने जिक्र किया। सिर्फ पसमानदा ही नहीं, बहुत सारे मुसलमान, पढ़े लिखे मुसलमान भी है जो असदुद्दीन जी की वजह से डरे हुए हैं, दबे हुए हैं। ये मुद्दा हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये मुद्दा खुदगर्ज पॉलिटिकल पार्टी और उनके यहाँ पले हुए गुंडों का और उनका प्रशासन का है। आवाम एक तरफ है और ये लोग एक तरफ। लेकिन क्यों डरे हुए हैं? उसके पीछे वजह क्या हो सकती है? क्यों जनता वहां की हटा नहीं पाई? क्यों उनके ऊपर रजाकार का एक टैग लगा हुआ है, एक तमगा लगा हुआ है? इसीलिए क्योंकि अगर उन लोगों को सिर्फ एएमआईएम पार्टी से लड़ना होता तो शायद ये इतना मुश्किल नहीं होती। लेकिन अगर आप वहाँ का राज्य जिस पार्टी जीतती है, अभी देखिए मेरा ही उदाहरण देख लीजिए, आप बेचारा आम जनता को भी क्यों लेके आना चाहते इसके अंदर। मैं कितना चिल्लाई उस दिन, कितना मैं युद्ध करी थी उस दिन न्याय के लिए। हजारों गुंडे आए थे, आज तक पूछते रहे वो लोग कौन क्या, ये तो रेगुलर ट्रैफिक हो सकता है ना, लेकिन एफआईआर दर्ज करने के लिए सवालों पे सवाल। हालांकि पुलिस खुद थे वहां पर जब वो गंदी गालियां दे रहा था और मेरे ऊपर मारने के लिए आ रहा था, फिर भी वो लोग बार बार एफआईआर दर्ज करने के लिए 4 दिन से सवाल करते आ रहे हमारे लोगों से। लेकिन मेरे ऊपर एफआईआर, जिस बुर्का को मैंने छुआ तक नहीं आज तक, उसके ऊपर 1 घंटे में एफआईआर बुक हो गया। काउंटर एफआईआर हुई आपकी तरफ से? लेकिन उस वक्त हम लोग भाग रहे थे ना। पार्टी का स्टैंड क्या रहा? बीजेपी पार्टी का जी, बीजेपी पार्टी के तरफ से ही हमारा एक पर्सनल भी हमने एफआईआर दर्ज की है और बीजेपी पार्टी से भी दर्ज हुई है। लेकिन उस दिन सभी का तो इलेक्शंस हो रहे थे ना। करेक्ट। और सभी हमारे बिखरे हुए, हम लोग सभी अपना अपना युद्ध कर रहे थे वहां पर। आप समझ लिए अभी आम जनता का क्या हालत होगा अगर मुझे ही इतना फाइट करना पड़ता है और पड़ा है। कम से कम वो लोग जिस हिम्मत से मैंने आगे बढ़ी है, खबरदार जो कुछ करे तो आम जनता चुप बैठने वाली नहीं थे, शायद पूरा देश भी चुप नहीं बैठेगा उनके ऊपर।
लेकिन उस गली और मोहल्ले में रहने वाला एक छोटा सा मुसलमान रहने दीजिए या हिंदू होने दीजिए, इतने सालों से क्या होगा उनका? अगर वो लोग आवाज उठाते हैं तो वो एक पार्टी के ऊपर उठा सकते हैं, अगर लेकिन वो पार्टी जब वहां के जीती हुई प्रशासन से मिली है तब तो लोग वहां पर अकेले पड़ जाएंगे ना। लेकिन कुछ गली मोहल्लों का आपने जिक्र किया माधवी जी, खबर ये भी थी कि कई ऐसे गली मोहल्ले हैदराबाद में जहां पर आपकी एंट्री को रोक दिया जाता है, हाँ? आपकी गाड़ी को रोक दिया जाता है, आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है। कैसे हिम्मत आप जुटाती हैं और कैसे उन चीजों को आपने फेस किया, क्योंकि बहुत चुनौतीपूर्ण चीज है। पता नहीं, उस वक्त मेरे दिमाग में एक ही था कि अगर मैं हिम्मत नहीं दिखाऊंगी तो आम जनता कहां से दिखाए। उस वक्त उस दिन बड़ी जुनून चिड़ी हुई थी मेरे ऊपर कि इसका कहीं ना कहीं तो अंत लाना ही पड़ेगा। ओ, ये वैसा तो नहीं कि महिषासुर का जैसे वो एकदम एक माता का सौम्य रूप है, एक वो रूप भी है कि राक्षस का बिल्कुल उस दिन मैं ऐसे दिमागी स्तर पर ऐसे एक स्थिति पे थी कि मुझे कुछ भी हो जाए आज मुझे सर झुकाना नहीं है। ओ, कुछ भी हो जाए आज मुझे हार मानना नहीं है। मैं सोची क्या होगा, देखना था मुझे क्या होगा, क्योंकि जिस भैंसा में वो लोग चुटकी मारकर कई लोगों का हत्या हो गया है, शायद मैं भी वो एक बनकर शहीद हो जाती, लेकिन होना था उस दिन। मुझे शहीद अगर होना था तो वो भी मंजूर था मुझे, क्योंकि मुझे देखना था एक बार कि किस हद तक पॉलिटिकल पार्टीज वोट बैंक बनाने के लिए ऐसे कांग्रेस AMIM गिर सकते हैं। मुझे दिखाना था देश को, भले उसके लिए ना उस दिन शायद मेरा कुछ भी हो जाए, पता नहीं मैं या न्याय कौन। उस दिन को याद करके भावुक हो जाती हैं आप? नहीं, जब भी मुझे आम जनता को जब भी लगता है कि अन्याय हो रहा है तो मैं कुछ ज्यादा ही सरक जाती हूँ, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती। मैं बचपन से ऐसी थी, बट ये मुद्दा कुछ ज्यादा ही आई वुड से भयानक था उस दिन। लेकिन जितना वो लोग मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे मैं उतना ही हिम्मत बढ़ रहा था मेरे अंदर, क्योंकि ये दिखाना था मुझे उस दिन, तय कर कर मुझे लड़ना था उससे। दैट वाज डिसाइडेड मेंटली। मुझे कोई नहीं उस दिन वहां से हिला पाएंगे। एक जगह की बात नहीं, वो सारे मुद्दे से मुझे कोई नहीं हिला पाएगा। हालांकि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रहा था, मुझे यहाँ पे FIR डाले गया, वहां पे FIR डाले गया। मैं बोली जो जी में आए करने दीजिए उनको, 5 FIR क्या 500 FIR कर लेने दीजिए मेरे ऊपर। मैं तय हो गई थी उस दिन, मैं रेडी थी, कुछ भी करने दीजिए, लेकिन मैं इस सच्चाई को बाहर निकाल के रहूंगी, लड़ूंगी आखिरी मिनट कर। उस हर वोट के लिए जो लोग आगे बढ़कर मुझे वोट देने के लिए बाहर आए थे, हर वोटर का कदर था मुझे। और हर उस वोटर जो बेचारे पोलिंग बूथ तक आकर जब BLOs बताए थे आपका वोट नहीं है, आपका डेड है हमारे पेपर में, डिलीटेड है, जिस मायूसी से वो वोटर वहां तक आकर मायूस होकर अपना वोट नहीं है, अरे मैं मर गया क्या इनके पेपर्स में, ये सोचकर ये सुनकर मायूस होकर जो निकल रहे थे बाहर, उनके लिए लड़ना था मुझे। आप वोटर्स का जो बार बार जिक्र कर रही हैं, यहाँ पर भी अपने दर्शकों को ये बता दें कि ओवैसी ने कहा था कि हमें 15 मिनट दे दीजिए, और नवनीत राणा ने उसी को काउंटर करते हुए 15 सेकंड मांगे थे, जिसको लोगों ने अलग तरीके से एक परसेप्शन सेट किया। हालांकि वो 15 सेकंड वोट के लिए ही मांगे गए थे कि आप वोट करें, अपना 15 सेकंड का समय निकालें और एक मजबूत प्रत्याशी को चुनें। अगर हम गलत नहीं है तो क्या यही था? उन्होंने क्या कहा, हमको 15 सेकंड चाहिए, बस है हमारे लिए। क्या होना था 15 सेकंड में? एक वोट ही तो डाल सकते हो, क्या कर सकते हो? अभी आप पलक झपको 15 बार तो 15 सेकंड हो गए, कर सकते हो आप। नवनीत राणा जी एक जीती हुई MP अभ्यर्थी है और भाजपा की अभ्यर्थी है, तो हम भाजपा से यही सीखते हैं कि भारत देश को उज्जवल भारत कैसा बनाए, शमशान भारत नहीं, ये हमारा सीख नहीं है।
देश को उज्जवल बनाना चाहते हैं। तो 15 सेकंड में कैसा उज्जवल बनाओगे आप? वोट देकर ही तो बना पाओगे आप। जी, लेकिन जो आपका एकदम मोड ऑफ एक्शन रहा, जो आपके तेवर रहे, जो आपका एग्रेशन रहा, क्या आप मानती हैं कि इसके बाद ओवैसी ब्रदर्स के लिए आप एक सिरदर्द तो बन गई हैं? क्यों, उसके पहले नहीं बनी थी क्या? जहां न्याय नहीं रहता है और जिसका जड़ हिलने लगते हैं, जिनका घर, जिनका करियर, जिनका पॉलिटिक्स एक ऐसे राजनीति के ऊपर है जो अन्याय के राजनीति पे है, तो किसी ना किसी दिन तो उसको हिलना ही हिलना है। हम ना तो सही कोई और इसको लेकर आकर न्याय को पाने के लिए, न्याय के लिए लड़ने वाले आएंगे। बस हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि ये मौका हमें मिला है। माधवी जी, लेकिन मैं खुद बताऊं, मतलब बाकी लोगों का चलो उनके मन में सवाल होता होगा, मैं खुद जब आपके नाम का ऐलान हुआ तो मैंने कई बार रिसर्च किया और सोचा हैदराबाद से ओवैसी के सामने माधवी लता का अगर नाम है तो आखिर क्यों, क्या वजह रही कि बीजेपी ने आपके नाम को ही चुना? क्या पहले से कोई बात चल रही थी कि आपने कोविड के टाइम पर काफी लोगों की मदद की थी, उस दौरान ये बिल्कुल आपकी जो एक पॉलिटिकल जमीन है वो तैयार हो गई थी, कि ये हुआ कैसे आपके नाम का ऐलान? मुझसे ज्यादा आपके पास बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। क्या आपको पहले से जानकारी थी? नहीं, बिल्कुल रही होगी, लेकिन कैसे ये सब तैयार हुआ? बिल्कुल नहीं थी मेरे पास। हाँ, एक जोश था। मेरे टिकट ऐलान होने से 1-2-1.5 महीने, क्योंकि मैं तब तक बहुत ही गहराई से, बहुत ही नज़दीक से मैं गोल्ड सिटी में काम करना और बढ़ाई थी, जिसके वजह से मुझे कई सारे सच्चाई उसके पहले भी थे, लेकिन जब मैं इंटेंसिटी बढ़ाई 1 साल से काम करने के लिए, ये तकरीबन 2023 जनवरी से मैंने हर दिन काम करना शुरू कर दिया। हर दिन 13-14 घंटे जाना, पसमंदों के पास जाना, समझना, उनके प्रॉब्लम्स समझना, उस हिसाब से उनको मेडिकल कैंप्स करवाना, हिंदुओं के पास जाना, उनके त्योहार कैसे होते हैं, जैसे कि डर डर के गणेश मंडप लगाते हैं काफ़ी गलियों में, तो मुझे समझना था कि क्यों है ये डर। क्योंकि जब मैं पसमंदों के पास जाती थी वो भी डरे हुए थे, हिंदू भी डरे हुए थे, कहीं ना कहीं मुझे लगा ये कुछ और चक्कर चल रहा था यहाँ पर। ये मसला आम जनता, आम हिंदू मुसलमान का नहीं था, ये कुछ और था जो इनके दिमाग में डाला जा रहा था। सालों से कुछ और षड्यंत्र है, मानसिक रूप षड्यंत्र जो लोगों कर जो लोगों के ऊपर एक डर रखा गया था। ये मैं 1 साल हर लोगों के बीच में जाकर जब मैं इसको एक लाइक एन एनालिसिस कर रही थी, तब मुझे जब एक सच्चाई मेरे सामने आ रहा था। सोशल एक्टिविस्ट से मिली मैं बहुत सारे, मेरा सोशल वर्क तो वैसा था वहां पर। वो आप कब से सामाजिक कार्यकर्ता रहे? 20 साल। 20 साल खास कर उसमें 8 सालों से तो मैं मुसलमानों के साथ भी काम कर रही थी, पसमंदों के साथ, बच्चों के साथ, मदरसों के साथ और लड़कियों के साथ, यंगस्टर्स के साथ, सबसे काम कर रही। आपकी जो एनजीओ और एक अस्पताल है, इन दोनों में किस तरह की सुविधाएं लोगों को मिलती हैं और क्या नाम है? 2 हैं हमारे, एक लोपामुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट है, दूसरा लतामा फाउंडेशन है। तो हमें 1008 नॉर्मल डिलीवरीज डिक्लेयर करी थी, फ्री डिलीवरीज हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जी। और दूसरा है, उसके अलावा हम लोग 1000 से ऊपर हम लोग ने मेडिकल कैंप्स करे थे, फ्री मेडिसिन दिए थे। इसके अलावा हम कई पसमंदों फैमिलीज, ऑलमोस्ट तकरीबन 4000 लोगों को मैं उनके घर जाती हूँ, तो वहाँ पे एक छोटा सा इकट्ठा होते हैं औरत, बोलते रहते, उनकी प्रॉब्लम्स बोलते रहते हैं। तो मैं तो एक महीने का रेशन लेकर उनके घर पहुँचती हैं, राशन देती हैं। उसके बाद उनका हेल्थ इश्यूज़ पता लगा कर वहाँ पर हम लोग मेडिकल डॉक्टर्स को भी जाते हैं, उन्हीं के जगह पे भी जाते हैं जहाँ पे 100-200 लोग एकत्रित होते हैं, फ्री मेडिसिन देती हूँ। उसके अलावा बहुत सारे अनपढ़ औरतें होते हैं वहाँ पर, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति पे होती है, तो उन लोगों को टेलरिंग का कोई काम देना, तो मैं ही खुद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से कपड़ा उठाती हूँ, इनसे सिलवाई करती हूँ, तो इनको पैसे दे देती हूँ, तो फिर ये कपड़े लेके जाकर
हम फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट बिना कोई प्रॉफिट का एक कॉलेज लड़कियां जो जाते हैं, जो फिर से गरीब परिवार से होते हैं, उनको हम लोग एट द सेम प्राइस दे देते हैं उन लोगों को। जो मेरे मन में आए, मुझे कुछ ना कुछ करना था इनके लिए। मदरसा में मैं बच्चों के लिए खाना भी जाती थी, कंबल भी जाती थी। कोविड के टाइम पर बल्कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी। नहीं, कोविड तो कोविड है, उसमें बहुत सारा किया हम लोग। ये कोविड से लेने देना नहीं, इसमें फ्रीक्वेंसी और बढ़ गई होगी कोविड के बाद में। क्या कोविड के टाइम पर? नहीं, कोविड के टाइम पर किसी के घर नहीं जा सकते ना। दिस इज नॉथिंग टू डू विद कोविड। ये जो मैं कह रही हूँ, ये मैं आम तौर पर, ये मेरा रेगुलर लाइफस्टाइल है। ये सिंस लास्ट 20 years। दिस इज फॉर द लास्ट 8 years एंड द इंटेंसिटी ऑफ इट बढ़ गया लास्ट 1 year से। और 20 years से जो करी मैं रोड डिवाइडर्स पे रेडियम 2000 रेडियम बोर्ड्स लगाई थी मैं रोड डिवाइडर्स के ऊपर, ताकि रात में जो बच्चे हाई स्पीड पे बाइक्स चलाते हैं कम से कम रोड डिवाइडर से हिट होकर इनके एक्सीडेंट्स ना हो। हम लोगों ने फ्लड्स के टाइम पर 2-2, 3-3 लारियां सामान डाल के जाते थे फ्लड एरियाज पे जाने के लिए। इसके अलावा हम शौचालय बनाए थे अलग, दूसरे स्टेट्स, आंध्रा स्टेट में भी बनाए थे। ऑलमोस्ट वी हैव गॉट सम 2000 और चेंज शौचालय बनवाए थे हम लोग। आंगनवाड़ी स्कूल्स में पानी का सरफरा हम लोगों ने, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी करवाए। ये तो हमारे आम जिंदगी का काम है। तो सोशल वर्क हमारा सुबह उसी से शुरू होता है, रात इससे लोगों को और भरोसा बढ़ गया होगा कि जब आपने सांसद बनने से पहले इतना लोगों के लिए किया, तो सांसद बनने के बाद आप क्या करेंगे। लेकिन माधवी जी, एक और वीडियो आपकी बड़ी वायरल हुई सोशल मीडिया पे, जिसमें आप एक मुस्लिम महिला से वोट की अपील कर रही थी, और उसमें शायद कुछ बजट का एलोकेशन आप बता रही थी कि इतना बजट सैंक्शन हो गया है, आप हमें वोट दीजिएगा। शायद आपने 5 करोड़ या 50 करोड़ का जिक्र किया था। वो क्या था, वो जरा बताएंगे? वो मैं उनसे कह रही थी कि प्रधानमंत्री जी का जो आवास योजना है, काफी बजट इसका डिक्लेयर हो चुका था पहले भी, लेकिन इनके पास खास कर हमारा हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट के लिए ये लोग आने नहीं दिए, क्योंकि मोदी जी का अगर आएगा तो सारे मुस्लिम हमारे साइड शिफ्ट हो जाएंगे। मालूम तक नहीं था कई लोगों को कि ऐसा प्रधानमंत्री जी के आवास योजना में इतने सारे घर बने थे। वो हमारा एक ही ऐसा हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट है जो ऐसा एक अनाथ, ऐसा एक छोड़ दिया गया हमारा। तो वहां पे तो मैं उनको कह रही थी कि आपको पता है क्या, क्योंकि अभी एडिटिंग तो दुनिया में बहुत हो गया, तो मैं डॉक्टर वीडियो, हाँ, ऊपर से वो बैंड बज रहा था दूर से, मैं चिल्ला चिल्ला कर उनको कान में बोल रही थी इसीलिए ऐसा कि इतना खर्चा करे थे, 500 करोड़ पूरे तेलंगाना में, इससे ज्यादा एलोकेट हुआ था, लेकिन अपने पास नहीं आया। तो मैं उसका बता रही थी उन लोगों, क्योंकि उसके पहले उनके सवाल था मेरे से कि हमको तो कोई घर नहीं मिले। तो मैं बता रही क्यों नहीं मिले, कि इतना सैंक्शन हो गया था अभी तक, लेकिन आप वोट डालिए, जितवाइए भाजपा पार्टी को, जो फिर से एलोकेट होने वाला है हम उसमें आपको दिला देंगे। वो तो प्रधानमंत्री जी का ओपन मैनिफेस्टो था जी कि वी विल गेट हाउस फॉर होमलेस। वो जब हम जिक्र कर रहे थे उनसे, तो हम तो नहीं डरते ना, हमारे साथ यूट्यूबर्स चलते ही रहते हैं। इसलिए आपके विरोधियों ने से वो पार्ट जो है एडिट करके उसको अपलोड कर दिया और फिर उसको ट्रोल किया गया। करने वाले कुछ भी कर लेते हैं जी। लेकिन माधवी जी, इस बार अगर चुनावों में हम देखें, वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, आपको लगता है कि इससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है? और 400 पार का जो लक्ष्य है वो आपको लगता है कि पूरा होगा? क्योंकि वोटिंग, ये आप नेशनल लेवल पे सवाल कर रहे हैं। जी, नेशनल लेवल पे मैं बात, हाँ, तो क्योंकि हमारे पास तो 2% ज्यादा हुआ, इसलिए मैं जरा कंफ्यूज हो गई थी मैं। 400 पार का लक्ष्य जो है जी, हम सबको एक बात इसमें जानना है, वोटिंग परसेंटेज से कुछ लेना देना नहीं होता है। जितने भी लोग आके वोट डाले हैं उसमें भाजपा को कितने लोग वोट डाले हैं उससे लेना देना होता है ना, कि जैसे कि अब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी का अगर आप पकड़ ले, जितना कम वोटिंग होगा हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट में उतनी अच्छी बात। कैसे? तब का इसका मतलब बोगस नहीं डाल रहे ना, जब बोगस नहीं डालोगे तो कम ही तो होगा ना, तो सच्चे वोट्स बाहर निकलेंगे ना। तो आपके बार ऐसे भी हो सकता है कि जिस लोगों ने कांग्रेस को डालना चाहे तो शायद वो कांग्रेस के लोग बाहर नहीं निकले होंगे। जिस लोग मुसलमान बाहर आकर कांग्रेस को डालना चाह रहे थे, शायद वो बाहर आके डालना नहीं चाह रहे थे। तो एक अलग विचार है परसेंटेज के बारे में सोचने का, क्योंकि मैं ऐसे क्षेत्र से आती हूं जिसका अनुभव से आप बुक लिख सकते हो।
अच्छा, आपको, आप पहली बार चुनावी मैदान में हैं, बीजेपी में ऐसा क्या दिखा कि आपने सिर्फ अपना रुख जो है बीजेपी पार्टी की तरफ ही रखा? मतलब कांग्रेस को नहीं चुना या बाकी और किसी क्षेत्रीय पार्टी को नहीं, सिर्फ भाजपा को ही क्यों? पहली बात, क्या जवाब चाहिए आपको? मैं भाजपा क्यों चुनी हूं या दूसरे क्यों नहीं चुनी? हाँ, दोनों बताइए। तो पहले हम ये बात करते हैं कि दूसरे में क्यों नहीं चुनी। तो आज अगर आप राष्ट्र लेवल पर, नेशनल लेवल पे देखना चाहते हैं तो है दो पार्टी, एक कांग्रेस, एक बीजेपी। मैं आम आदमी के भाषा में बात करना चाहती हूँ। कहीं लगता आपको राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के स्तर पर कहीं पे भी यस ग्रोन अप? आपको लगता है न्याय यात्रा से कुछ उनकी छवि बदली होगी? मुझे लगता है मैं ज्यादा ग्रोन अप हूँ राहुल गांधी जी से। मुझे लगता है आज भी मैं उनको जब देखती हूँ ना, तो ऐसा लगता है एक छोटा बच्चा वहां बैठा हुआ है। लेकिन लोग उनके व्यक्तित्व में बदलाव महसूस कर पा रहे हैं न्याय यात्रा के बाद। जो वो बदलाव महसूस कर पा रहे, वो देश चलाने के लिए काफी नहीं है। अगर आप मेरे जगह पे राहुल गांधी जी को उस दिन रखते होंगे हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट लड़ाई में, बताइए राहुल गांधी भाग के निकल जाते थे वहां से जी। वो देश क्या चलाएंगे? इसीलिए आपने भाजपा को चुना। अभी मैंने खत्म नहीं किया है। और दूसरी बात यह है, कई सालों से कांग्रेस भटक रही है। आप देखिए कैसे पार्टीज को चुनी है वो, AMIM, जो लोगों को बर्बाद करने के अलावा उनका कोई मकसद ही नहीं है। 40 साल से जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी ने किसी प्रकार का तरक्की नहीं की है, वो लोग तैयार है ऐसा पार्टी से जुड़ जाने के लिए। वो शायद सही है, गलत है, इनसे उनका कुछ लेना देना नहीं है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस जुड़ी हुई है। जस्ट उसके चंद दिन पहले ये लग इतनी गंदी गालियां दे चुके होंगे एक दूसरे को। अब कैसे आम आदमी पार्टी, जिन आम जनता के लिए बनने की बात करे थे, आज वही करोड़ों बंगला बना है। मैं पूछती हूँ कहां से आया पैसा? आप शीश महल का जिक्र कर रही हैं। हाँ जी, मुमताज लेवल का, वो क्या बोलते हैं, वो कौन सा मूवी था, हाँ जो भी था, मुगल आजम लेवल का। तो मैं पूछ रही हूँ आप तो कोई बिजनेसमैन तो नहीं है, यू हैव रिटायर्ड एज अ ब्यूरोक्रेट जी, एंड आप राजनीति में आ गए। कम से कम हमारे जैसे एंटरप्रेन्योर्स फैमिली से तो नहीं है आप। कहाँ से आते इतने पैसे आप लोगों के पास? और आप आम आदमी पार्टी कह लेते हो अपने आप को। अभी 1-2 दिन से तो ये लोग औरत पे हाथ उठाने के लिए भी गिर गए। ये लोग, ऐसे लोगों से ये लोग नाता जोड़ते हैं। और न प्रियंका गांधी जी बात करती है, न सोनिया गांधी जिसके बारे में बात करती है, न राहुल गांधी जिसके बारे में बात करती है। तो क्या विश्वास करे इस पार्टी का, इस पार्टी का नेता पर? कहां जाएगा ये देश? ऐसे लोग जिनमें क्लैरिटी नहीं है, या ऐसे लोग किससे मिलना है, किससे गठबंधन करना है, कोई सोच विचार नहीं है। एक दिन ये लोग स्वयं राम पे गाली देते हैं, ये भी मिलकर, अगले दिन आप अयोध्या चले जाते हो। नहीं, ये सब क्या होता है ना, एक आम जनता, कम से कम जो पढ़ी लिखे होते हैं ना, जब हम इन प्रकार के लोगों को उनको देखते हैं, उनके विचार देखते हैं, तो एक स्टडी लीडरशिप नहीं देख पाते हैं वहां, गंभीरता नहीं देख पाते हैं। ये 21st सेंचुरी है, हमको हमारे लीडर में दिखना चाहिए कि कहाँ लेके जाएंगे इस देश को। और जैसा चाहिए वैसा एडिट कर लिए आप, जो मुंह में आए बोल दिए। किसी दिन बोल देते रिजर्वेशंस निकाल दे रहे। नहीं, हम एक पर्सनालिटी को देखना चाहते हैं जो डिसेंट है, जो मुद्दे पे बात करना चाहिए। कौन है वो? नहीं, एक्सपेक्ट करते हैं मेरे मतलब। जी, जो राहुल गांधी में दिखता नहीं है। अरे यहां तक कि आप सोनिया गांधी आकर उनको एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं अपना बेटे को आपको सौंप रही हूँ, ये सब दैट ओनली मेक्स अ लीडर फॉल फ्रॉम स्टेचर। लेकिन आप कह रहे हैं कि उन्हें तो इटली चले जाना चाहिए,
रायबरेली में कोई मतलब नहीं बनता है उनका? नहीं, मतलब की बात नहीं है। आज के ज़माने में कौन किसको सौंपता है? आज के ज़माने में भी मेरे हिसाब से कई बच्चे जो प्रोफेशनल करियर्स लेते हैं वो फीस पे करने के पहले दिन शायद बड़ी मुश्किल से मम्मा पापा को कॉलेज आने देते हैं। उसके बाद से कहते हैं आप दिखना नहीं है मेरे कॉलेज के पास, नहीं तो मेरे फ्रेंड्स मुझे रैगिंग करेंगे कि मम्मा आई है, पप्पा आई है, छोड़ के गए। अरे एक आम जनता से युवा पसंद नहीं करते हैं मम्मा पापा स्कूल के पास आकर छोड़े, और मम्मा आकर रायबरेली में इनको सौंप रही है। किसको सौंप रही है? तब तो मैं वही कह रही हूँ, भैया इतना छोटा बच्चा है राहुल जी, तो नानी के यहाँ सौंप दीजिए। तो नानी तो टुरिनो में रहती है, इटली में। आप भारत देश में सौंपोगे और आप बताओगे इनको प्रधानमंत्री समझ लीजिए, तो कहीं भी एक प्रधानमंत्री का एक औहदा और एक गंभीरता जो उनमें रहना चाहिए, कहीं पे भी नहीं है उनको, कहीं पे भी नहीं है। और आम जनता होने के नाते पहला, क्योंकि मेरा तो बहुत शॉर्ट, अभी भी मैं आई जस्ट कम रिसेंटली इनटू पॉलिटिक्स, जो ये निर्णय जो है वहां आने से पहले ही तय हो जाती है लोगों को। तो जिस प्रकार से हमारे लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक प्रधानमंत्री है, एक स्टर्डी पर्सनालिटी, जिनके पास इतनी क्लैरिटी है, वो जो करना चाहते हैं, जो कर दिखाने की हिम्मत है उनमें, और इतनी सरल और सामान्य जीवन को जो मानते हैं कि जहां जाए वो किसी से भी मिलते हैं, एक झाड़ू मारने वाली स्त्री को भी मर्यादा करते हैं, एक एसटी से एक लेडी को वो देश का प्रेसिडेंट बनाते हैं। लुक एट हिज वे ही थिंक्स, लुक एट द वे ही वर्क्स। और इतने सालों से जो ट्रिपल तलाक का मुद्दा मुसलमान औरतों के जीवन को खा रहा था, खुद के कौम के जो लोग बड़े बड़े नेता कहते हैं अपने आप को, किसी को तो नहीं पड़ा ना। हालांकि लोग उनको बोलते भी रहते हैं प्रधानमंत्री जी को, आप मुस्लिम के खिलाफ हो, ये हो वो हो, लेकिन एक दिन भी उन्हें उस तरफ काम तक नहीं दिया उन्होंने सोचा कि माधवी जी, ये मुद्दा तो इन दिनों रहा ना, जब ये कहा गया था खुद कई रैलियों में पीएम मोदी द्वारा, हालांकि कोर्ट उन्होंने कांग्रेस को किया कि इस देश की जो संपत्ति है उस पर पहला अधिकार, वो बोलते हैं, अल्पसंख्यकों पर है। फिर उनसे सवाल भी पूछे गए थे कि आखिर हिंदू मुसलमान क्यों? सेकुलर की जब बात होती है, जब सबका साथ सबके विश्वास की बात होती है, तो फिर हिंदू मुसलमान क्यों किया गया? मैं आपसे एक ही इसका उदाहरण देती हूँ। अल्पसंख्यक कौन है? अल्पसंख्यक कौन है? आज अल्पसंख्या में मेजर नंबर उन पे भी आता है मुसलमान फैमिलीज। मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण देती हूँ। देश की संपत्ति जी कभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अधिक संख्या वालों को देने की भी तो नहीं कही ना। कभी सुना है उनका कहीं स्टेटमेंट कि देश की संपत्ति में अधिक संख्या वालों को दूंगा? कभी कहा क्या उन्होंने? उन्होंने देश की संपत्ति 4 लोगों में देने की बात कही है। एक है महिला, दूसरे दलित यानी SC ST OBC हर पीड़ित लोग, तीसरा किसान, चौथा नौजवानों के तरक्की में। उन्होंने तो कभी किसी संख्या का बात नहीं, मजहब की बात नहीं ली। अब अल्पसंख्यक की बात लेते हो तो माइनॉरिटी हुआ ना। तो आप कैसा एक देश का अधिक संख्या का मेहनत लेके जाकर आप अल्पसंख्यक को दे रहे हो, तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? देश आगे बढ़ना नहीं है क्या आपको? जबकि हाल ही में एक रिपोर्ट भी आई थी कि एक सर्वे कहता है कि 2015 तक अगर देखें तो 43% मुस्लिमों की संख्या बढ़ी है और 7% हिंदुओं की संख्या घटी है। आपको लगता है कि इस तरह के जो सर्वे हुए हैं, जो आंकड़े आए हैं, चुनाव के टाइम पर कुछ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को काम आ पाएंगे? ये आंकड़े से ज्यादा मैं कहती हूँ इसके पीछे की सच्चाई को जानना चाहिए लोग। क्या सच्चाई? जैसे कि जो संख्या बड़ी है अल्पसंख्यकों का, वो पढ़े लिखे, सेटल्ड आर्थिक रूप पर,
उन ताकतवर नौजवान जो और 100 लोगों को नौकरी दे सकते हैं, इनकी नहीं बढ़ी है। अगर उनकी बड़ी होती तो सबसे पहले मुस्कुराने वाले अपने प्रधानमंत्री ही होते। अच्छा, इस पर सवाल ये उठा था कि उसके बाद फिर मुसलमान ये कहता है कि इस देश में हमें डर लगता है, जबकि कौन सा मुसलमान के जबान से सुना है आपने, जरा बताइए मुझे। कौन से मुसलमान के नाम लेकर ये जो खुदगर्ज लोग हैं ना, वो लोग बात करते हैं। ये कोई मुसलमान नहीं कह रहा है कि हमको बीजेपी से डर है। ये चंद लोगों को पैसे देकर पाल कर रखे हुए हैं, जो बार बार यही लोग बोलते हैं। आप सोशल मीडिया में पे जाइए, वही यूजर आईडी नंबर आते रहता है इन लोगों का। ये कोई आम जनता से गरीब पसमंदा मुसलमान नहीं कह रहा है। डर इस बात की है जो संख्या अल्पसंख्यकों का आप जो बड़ी कह रही है, आप जो इंक्रीज हुआ है, गरीबों का इंक्रीज हुआ है। ये बात जानना पड़ेगा। अगर एक घर में 10 गरीब मुसलमान बच्चे हैं, उनका तो कोई दोष नहीं बेचारों का। अगर वही एक 5 दूसरे अधिक संख्या का, यानी कि हिंदू परिवार के 5 परिवार, एक परिवार से 2-2 बच्चे हैं, 5 गरीब परिवार है, तो प्रधानमंत्री का स्तर पर उनका जिम्मेदारी बनता है हर घर को समान रूप से मदद मिले। 2-2-2-2-2 5 परिवार का 2-2 आगे निकल जाएंगे। लेकिन एक मुसलमान गरीब परिवार का क्या, वहां पे 2 बच्चों को मिलेगी, बाकी का 8। ये सवाल का जवाब किसके पास है? अब मैं पूछती हूँ, 8 बच्चों का गलती है या उस परिवार के सदस्य बड़े का कि कम बच्चे लेकिन श्रेष्ठ जीवन देना? क्योंकि हम सब 21वीं शताब्दी में आगे निकल चुके हैं, जहां संख्या से भी अधिक उनकी जीवन विधान जो है वो एक तरक्की के तरफ जाना चाहिए। क्योंकि मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये दुख देखा है जी। 6, 7, 8 बच्चे होते हैं, बड़े जोश से पहले 2 बच्चे प्राइवेट स्कूल चलते हैं। 5वीं 6वीं कक्षा आने के बाद अगर वो पहली बदनसीबी से लड़की हुई समझिए, फट ड्रॉप कर देते, घर में बिठा देते, या उसको क्या करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल भी जाते हैं। दूसरा लड़का हुआ जी, तीसरा लड़की, फिर चौथा लड़का लड़की, एक के बाद एक के बाद 10th भी नहीं पहुंचते लोग। ड्रॉप हो जाओ, साइकिल शॉप में जाओ, ड्रॉप हो जाओ, दर्जी के दुकान में बैठो। जो बात करते हैं ना जी, जो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ बैठकर, उनको पता नहीं रहता एक माँ का दर्द कैसा होता है। रोते औरत जब, क्योंकि ये लोगों के पास भी यूट्यूब्स आते रहते हैं। वे दुबई, सऊदी अरेबिया, यहाँ बहुत आगे निकल चुके हैं लोग, बड़े बड़े इमारतें देखते हैं, बड़े फैशन टीवी सीरियल्स में लोग आ रहे हैं। हम सबको मालूम है पाकिस्तान इधर उधर से सीरियल्स भी आते हैं, देखते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि वो लोग क्यों, यानी कि इतने मॉडर्न जो निर्णय ले चुके हैं, मॉडर्न रह सकते हैं। या दुबई, सऊदी अरेबिया लाइक देश, यहाँ पर मुसलमान भी रहते हैं, वो लोग आगे निकल चुके हैं जीवन में। लेकिन ये लोग जहाँ का वहाँ रह गए। ठीक है माधवी जी, आप दिल्ली में हैं और दिल्ली की राजनीति भी इन दिनों काफी चरम पर है। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री का जिक्र होता है जो कि जमानत पर हैं, और ये कहा जा रहा है कि 1 तारीख तक तो उनकी जमानत है जो वो पूरी हो जाएगी तारीख, और 4 जून को उनकी जमानत जो चुनाव वाली है वो जब्त हो जाएगी। लेकिन हम आपसे समझना चाहेंगे कि स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ, उनके साथ जो मारपीट हुई, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, उसको आप कैसे देखती हैं? आज वो ट्वीट भी करती है, वो कहती है जो नेता निर्भया कांड के दौरान सड़कों पर थे वो आज एक आरोपी को बचाने के लिए सड़क पर पहुंच गए हैं, और ये बहुत ही दुर्भाग्य है। इस पूरे समीकरण को आप कैसे देखती हैं? एक खुदगर्ज राजनीति देखती हूँ मैं इधर। मैं जब एंट्री ली थी राजनीति में, मुझे पता था, लोग कहते थे मुझे कि राजनीति इतनी साफ सुथरा नहीं है, क्योंकि हमें तो प्रधानमंत्री मोदी जी के पार्टी में आना था, तो हम सोच रहे थे कि यहाँ तो सब अच्छा है, कौन सा फर्क पड़ेगा हमको अगर बाहर कैसा है तो।
लेकिन हमारे इलेक्शन से हमको पता चला है कि कीचड़ चारों ओर है और उस कीचड़ में से ही कवल को उगने का है। वाह। तो जब, क्योंकि लेट मी बी वेरी फ्रैंक ऑन केजरीवाल जी, कि जब केजरीवाल जी को हम 10 साल पहले जानते थे, जब वो करप्शन के लिए बैठे थे, वो भी कि निकालने का अन्ना हजारे जी के साथ, तो हम लोग तो आम जनता से मैं सुन रहे थे, लेकिन तब भी मुझे यह कुछ इमीडिएटली एक क्लीन इंस्टेंट एक ऐसा अच्छा एक व्यवहार करके बाहर निकलेंगे नहीं लगा, क्योंकि जितने दिनों अन्ना हजारे जी के साथ थे, तुरंत निकल गए थे, फिर एकदम पार्टी हो गया, ब्यूरोक्रेट थे, फिर भी इट्स ओके कि कहीं ना कहीं तो हर इंसान को तब गलत नहीं उठा सकते ना कोई कुछ तो करने के लिए आए होंगे। लेकिन ताजुब की बात तो ये है कि जिस 2 बेडरूम के घर से उन्होंने बालकनी से जीतने के बाद अपने पत्नी के साथ वो हाथ ऐसा जो जीत का हाथ हिलाते हैं, आज उस 2 बेडरूम का घर कहाँ चले गया? क्या एक जीत इंसान को इतना बदल सकती है कि आज लाखों का खर्चा करने पर भी वो बिस्तर पे उनको नींद नहीं आता? जो इंसान 2 बेडरूम के घर में आराम से सुकून से जीकर वहां तक न्याय के लिए आए, कहाँ चले गए वो केजरीवाल जी? उनके करोड़ों का लाखों का कर्टन्स चाहिए, बिस्तर चाहिए। लेकिन बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं वो ऑपरेशन झाड़ू, वो कह रहे हैं इन्होंने ऑपरेशन झाड़ू शुरू कर दिया है, ये आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, छवि खराब करना चाहते हैं, और ताकि ना हम चुनाव लड़े, अस्तित्व पूरा खत्म हो जाए, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे। आज इन्होंने ऑपरेशन झाड़ू का जिक्र किया। लेकिन क्या वो सही नहीं कह रहे? गंदगी को निकालने के लिए तो झाड़ू ही तो जरूरत है। जिस झाड़ू लोग उन्होंने जब पार्टी का वो जो एम्बलम उन्होंने झाड़ू लगाया था, लोग ये उम्मीद कर केजरीवाल को जिताए कि ये झाड़ू सही में दिल्ली का गंदगी निकालेगी। लेकिन वो गंदगी फैलाने वाले, गंदगी बढ़ाने वाले अगर आम आदमी पार्टी लोग हो गए, तो तब तो झाड़ू का जिम्मेदारी भाजपा को तो लेना पड़ेगा ना। मैं तो ताजुब हूँ, केजरीवाल जी तो बहुत स्मार्ट निकले। समझ में आ गया उनको कि औरतों को मारने के बाद मारने वाले मर्द के साथ, पुरुष के साथ बैठकर धरना करने वाले, बड़े बड़े इमारतें लोगों के मेहनत के पैसों से बनाने वाले, और जिस औरत स्वयं निर्भया केस पे लड़ी थी, आज वो स्वयं भयभीत है। जब एक राज्यसभा सांसद पर, महिला सांसद पर ऐसा हमला होता है, तो कैसे आप देखती हैं उसे? सबसे पहले मेरे सवाल उठेगा कि इनके आम आदमी पार्टी के अगर कोई कार्यकर्ता महिला है, छोटे कार्यकर्ता, उनका क्या हाल होगा? अच्छा, इनके पुरुष कार्यकर्ता, मेल वर्कर्स जो भी है, उनके घरों में भी तो स्त्री होंगे, उनकी लड़कियां होंगी। कल को इस दिल्ली के महाशहर में इधर उधर कहीं कुछ हुआ बच्चियों के साथ, तो ये लोगों को डर लगेगा ना। एक महिला एमपी के साथ ये हालत हुआ तो उनको बचाने वाला उनका कौन सीएम है? कोई नहीं है यहाँ पर। तो ये समय है कि लोगों को जानना चाहिए कि सही में झाड़ू का ऑपरेशन करना चाहिए। ऑपरेशन झाड़ू की ऐसे पार्टियां जो ऐसे इंटरेस्टिंग टाइटल्स लगाकर, आम आदमी पार्टी, जो आम आदमी को तो दूर, खुद के पार्टी के एमपी कैंडिडेट को तक स्वयं के अपने घर में खुद मारकर, खुद कैमरा को डिलीट कर अगर ये लोग इसको भी इसको बढ़ावती देते हुए अगर ये लोग धरने पे बैठते, जी, आई वुड से दैट टू डेंजरस फॉर द सिस्टम। आज मैं एक जगह जाके मनोज तिवारी जी के लिए, उनके लिए कैंपेनिंग के लिए, ताजुब की बात ये है, इतनी बड़ी गंदा ओपन नाला बह रहा है वहां पर, और वहां पे कचरा इतना भयानक स्थिति में है। और संजीव झा जी है वहां पर असेंबली के। ये है दिल्ली। अलग अलग शहरों से हम समझते हैं दिल्ली तो बहुत साफ सुथरा है, लेकिन दिल्ली तो बहुत बदतर है। आप मानती हैं कि गंदगी का अंबार है यहाँ पर?
बहुत ज्यादा उस पर झाड़ू लगनी चाहिए। बिल्कुल लगनी चाहिए, जोर के लगनी चाहिए। मैं बोलती हूँ लोगों से, अब डबल इंजन सरकार ला लो इधर। माधवी जी, आप हैदराबाद से दिल्ली आई, हमें मान लें कि बीजेपी की स्टार प्रचारक अब आप बन चुकी हैं। भाई ये स्टार है, सन है, मून है, मुझे तो नहीं पता। हमारे इलेक्शंस खत्म हो गए हैं, तो हम आए पार्टी के साथ मिलजुल कर काम करने के लिए। ये माना जा रहा है कि मोदी सरकार अगर 3.0 सरकार बनती है तो माधवी लता जी उसमें मंत्री बनेंगी। भैया ये मेरा जागीर थोड़ी है मेरा दादा परदादाओं का जागीर नहीं है कि मैं कहूँगी कि मैं क्या बनूंगी। मोदी भैया ने हमको भरोसा कर हमको एक टिकट दी है उन्होंने लड़ने के लिए, और जितना हो सके हमने न्याय के लिए लड़ा है। अब इसके बाद हमको क्या जिम्मेदारी देना है, वो हमारे बड़े भाई जाने मोदी भैया, उन्होंने जो बोले हो सब हम करेंगे। हमने किसी उम्मीद से नहीं किया है, हम न्याय दिलवाने के लिए करिए, और हम अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगातार काम करते ही रहेंगे और वहां के लोगों को न्याय दिलाकर ही रहेंगे। बस ये आज इतना ही जाने। आपको लगता नहीं कि न्याय की जगह आपको कोई और शब्द इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि न्याय तो एक कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ गया है, स्पेशली राहुल गांधी के साथ। जी ये किसी का, मैं फिर से, ये किसी के भी बाप की जागीर नहीं है। कोई शब्द आप पकड़ो और बोलोगे तो डिक्शनरी में से क्या इनका ही शब्द बनते हैं क्या? तो न्यायालय में भी होता है, तो अभी क्या बंद कर दे वो नाम न्यायालय से निकाल कर। अगर कोई नेक्स्ट राहुल गांधी जी को ऐसा कोई चिट पास करेंगे कोई बाजू बैठकर, तो उसका जिक्र करेंगे, तब ये भूल जाएंगे राहुल जी। अच्छा माधवी जी, अगर हम पूरे देश में देखें, एक नेशनल लेवल पर आपसे बात करें, लोगों का एक बहुत जबरदस्त तरीके से एक विश्वास, एक प्यार, एक पूरा जो समर्थन है भाजपा के साथ दिखा, लेकिन युवाओं में थोड़ी नाराजगी दिखी। उनका कहना था कि रोजगार चाहिए, रोजगार के चलते बात नहीं बन पाई, अगर रोजगार नहीं मिला तो। आपको लगता है कि इन चुनावों में राम मंदिर ज्यादा बड़ा मुद्दा रहा नेशनल लेवल पर, या कहीं ना कहीं युवाओं पर भी ज्यादा फोकस करना चाहिए थी उनको रोजगार देने के नाम पर? रोजगार बहुत ही बड़ा मुद्दा है, और इसके लिए भी हर प्रकार का काम किया जा रहा है। आप एक बात समझिए, लास्ट 75 इयर्स, क्योंकि मैं तो सारे गणित इतना अच्छा नहीं जानती हूँ हिंदी में, तो बीच बीच में मुझे अंग्रेजी का इस्तेमाल करना पड़ता है जी। स्वतंत्रता मिलकर हमको आज तक 75 इयर्स हो गए जी। प्रधानमंत्री मोदी जी 10 साल से कर रहे हैं। 10 सालों से उन्हें भारत देश का आर्थिक स्थिति 10वीं नंबर से 5वीं नंबर तक ला ली है। उनको इतने सारे मुद्दे उनके सामने हैं, और अगर आप ये नया मैनिफेस्टो अगर देखा है, उन्होंने वहां पर 2 प्रकार के बहुत ही बड़े वेरी इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टोस में 2 पॉइंट्स हैं। एक है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्टार्ट करना, दूसरा ये है कि नव युवक को, यानी नव पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को अगर जो एंटरप्रेन्योर्स बनना चाह रहे हैं उनके लिए भी मदद और लोन्स दिलवाने का। इसका मतलब है कि वो नौकरियां भी लगवाना चाह रहे हैं जी, और जो नए एंटरप्रेन्योर्स बनना चाह रहे हैं उनके लिए भी वो लोन्स की, मुद्रा लोन्स के तहत रहने दीजिए, स्किल डेवलपमेंट करवा कर रहने दीजिए। भाई 10 सालों में तो कोई इतना कर चुके हो, उसके लिए बेस बनाना पड़ता है। ठीक है, जो बेस उन्होंने बना दिया है। अभी यहां से जो नेक्स्ट 5 इयर्स मैनिफेस्टो है, अब आप देखेंगे ये सारे रॉकेट स्पीड में आगे बढ़ेंगे। 10 साल में तो इससे ज्यादा मेरे हिसाब से कोई क्या। आखिरी के कुछ सवाल मैं कर लेती हूँ, उसके बाद रैप अप करते हैं। आपको एक वर्ड में बताना है कि जब भी आप इस शख्सियत का नाम सुनते हैं, आपके जहन में आता है, तो उसके साथ कौन सा वर्ड आप रिलेट कर पाते हैं। मैं कुछ नेताओं के यहाँ पर नाम लूंगी, और शुरुआत हम करेंगे राहुल गांधी के साथ। किंडरगार्टन स्टूडेंट। ममता बनर्जी। मेरी ओल्ड स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, एक ही बात पर रट अब आगे नहीं बढ़ेगी। अरविंद केजरीवाल। हार गए जीवन में, हार गए। डिंपल यादव। ये काफी यादव का टीम लेके हैं आप।
आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि उन्होंने यादव परिवार से ज्यादा लोगों को टिकट दिया है इसलिए हमें उनके नाम लेने पड़ रहे हैं? मैं कहती हूँ जरा कृष्ण जी जो गाय उन लोगों का पालन करते निकल गए तो उनको उनसे एक इंस्पिरेशन लेना चाहिए। पॉलिटिकल लाइफ में कुछ काम करने के लिए सोच विचार बढ़ाना पड़ता है, भगवत गीता लेवल पे जाना पड़ता है। तो वो लेवल पे अभी यादव जी दोनों भी नहीं आए हुए हैं, तो जरा सीख ले। और असदुद्दीन ओवैसी, उनका तो पाकिस्तान का टिकट बनवाना चाहिए। नरेंद्र मोदी, हमारे भी उम्र लेकर और जिए। अमित शाह, इतने अच्छे एक दोस्त और उनके साथ चलने वाले मोदी भाई का शायद कोई और नहीं होंगे। माधवीलता जी, बस जब तक सांस चल रहा है मोदी भाई का जो भी आदेश है पालन करते जाएंगे। कांग्रेस का वो बयान आपने सुना जिसमें वो पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं उनके पास एटम बम है। मतलब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई इन चुनावों में कि पाकिस्तान की काबिलियत बतानी पड़ गई? किसको कह रहे हैं आप ये बात? कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई थी। नहीं, वही तो कह रही हूँ ना मैं कि राहुल गांधी जी, इसलिए मैंने कहा किंडरगार्टन स्टूडेंट है। उनको पता लगना चाहिए कि पाकिस्तान और भारत देश का जितना लड़ाई हुई है उस लड़ाई में भारत देश को हर वक्त बचाने के लिए बहुत सारे इस देश के सैनिक ने अपना जीवन गंवाया है। चलिए, नेशनल पॉलिटिक्स से दोबारा से हम एक बार हैदराबाद चलते हैं। और ओवैसी साहब ने अपने भाई को कहा था कि वो उसको छोटा ना समझे, वो तोप है, जिस दिन छोड़ देंगे बता देंगे। इसके बाद भी डर नहीं लगा आपको? तब तो हमको ये समझना चाहिए कि जिस दिन छोड़ेंगे वो तो, और एक भी आपने इसमें मिस किया है, ये शेर है जिस दिन छोड़ेंगे पंजा मारेंगे। इसलिए मैं कंप्लीट करती हूँ। तो उस दिन सबसे पहली सोच तो मेरे दिमाग में ये आया कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए। जो शेर ऐसा बिना कोई, ताकि वो रेस्क्यू कर सके समय पर। नहीं, जो शेर ऐसा जब संतुलन खो बैठता है, मानसिक संतुलन, और लोगों के बीच आता है तो लोगों को कुछ भी कर सकता है। तब सबसे पहले काम क्या करते हैं गांव वाले? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फोन करते हैं, जाल बिछा लेते हैं, जो भी है पहले लेके चले जाते हैं वहां से पहले वहां से लेके चले जाते हैं। अभी वो कहाँ लेके जाते हैं दूसरी बात है। तो ऐसे शेरों को, जो लोगों के ऊपर पंजा मारने वाले शेर, खास कर बड़े भाई जब बोले जब पंजा मारे, जब बोले जब पंजा मारे वाले से शेर को। माधवीलता जी, अब थोड़ा सा हमने आपके सब पॉलिटिकल करियर के बारे में पूछ लिया, चुनाव को लेकर कितने आपके अंदर एग्रेशन रहा वो देख लिया, मुद्दे आपने उठाए, लेकिन हम थोड़ा सा आपके परिवार से जुड़ी बातें भी जानना चाहेंगे। 2-3 मिनट बस और लेना चाहेंगे, इससे ज्यादा नहीं। परिवार के साथ समय बिताने के लिए कितना समय मिल पा रहा है इन दिनों? अब तो बिल्कुल नहीं, जीरो। जो बच्चों के साथ मैं कई साल घर में पल के बड़े करे बच्चों को, अभी तो चारों तरफ देश, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के अलावा कुछ दिख नहीं रहा। बच्चों की कंप्लेंट क्या है? जनता की कंप्लेंट हमने बता दी, जनता की जो इच्छा है वो बता दी, बच्चे क्या कह रहे हैं आपके? आज तक तो उन्होंने कुछ कंप्लेंट नहीं किया है, क्योंकि अभी आप समय नहीं दे पा रही हैं। शायद दे भी नहीं पाऊंगे आगे जाकर भी। मैंने वो तय कर ही बाहर निकली हूँ। अभी मेरे बच्चे तो मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी ही है। मैंने जितने साल बच्चों को दी है मैंने दी है, उनकी सम्मति से ही मैं बाहर निकली हूँ। तब उनको भी पता है और मुझे भी पता है, पीछे मुड़कर शायद मैं उनके लिए ज्यादा वक्त दे नहीं पाऊंगी। अच्छा, घर में जब आप होती हैं तो आपको शौक क्या है? गार्डनिंग का शौक है, कुकिंग करने का शौक है, पूजा पाठ करने में ज्यादा मन लगता है? क्या घर में रहकर? पूजा पाठ तो वैसे चलते ही रहता, अभी भी चलते रहता है। सबसे बड़े शौक है मेरे बच्चों से बैठकर गप्पे मारना और वो गप्पे किस चीज से जुड़े होते हैं? उनकी स्कूल से या उनके फ्रेंड से जुड़े हुए, या अपनी बातें आप बताती हैं? हाँ, वो लोग मेरे बात सुनने में बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं। इसके पहले उनके बातें ज्यादा होते थे, अब कभी टाइम मिलता तो मेरे बातें ज्यादा होते वो कभी बोलते हैं मम्मा आपकी एक वीडियो हमने वायरल होती हुई देखी थी, ये क्या था, इसका जवाब दीजिए। अरे बहुत देखते मेरे वीडियोस, बहुत देखते। मुझे नहीं पता था वो देखते हैं, तो देखते हैं मेरे वीडियोस, बहुत सारे देखते हैं। बट सबसे बड़ी बात तो ये है, जिन बच्चों को पॉलिटिकल कैरियर्स या पॉलिटिकल फैमिली से कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बट मेरा हर वीडियो को, मेरे ऊपर के हर कमेंट को बड़े बोल्ड से लेते हैं। एक दिन भी आज तक उन्होंने पलट कर मुझसे नहीं कहा कि ये लोग देखो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। नेवर। आई एम सो प्राउड ऑफ माई चिल्ड्रन एंड माई फैमिली। अच्छा, दिल्ली में आप आ गई तो सबसे ज्यादा आपको
क्या पसंद है खाने में? दिल्ली के लजीज व्यंजनों की अगर बात करें, यहाँ तो छोले भटूरे भी लोग खाते हैं, टिक्की भी खाते हैं, वैसे आपको क्या पसंद है? यहाँ के लोग बहुत अच्छे लगे, उनका प्यार बहुत अच्छा लगा, क्योंकि खाना तो हम तो होटल में ठहरे कोई ना कुछ तो खाते, लेकिन हम अलग से जाकर खाने का समय अपने पास नहीं मिला। लेकिन लोग, उनका प्यार, जिस प्यार से वो लोग मुझे रिसीव करे, ऐसा लग रहा था शायद दिल्ली कभी भी मेरा मायका था। दैट्स सो नाइस। माधवी दत्ता जी, इस इंटरव्यू को, इस पॉडकास्ट को हम रैप अप करते हैं शिव तांडव स्तोत्रम की अगर 2 लाइनों के साथ अगर हम करें। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंगमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाह सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्जरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनी दगद्दगद्दगज्ज्वलल्ललाटपाट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। बहुत बहुत शुक्रिया माधवी दत्ता जी अपना कीमती समय देने के लिए। रिपब्लिक मीडिया के साथ आप जुड़ी, अपना समय दिया, बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर, मुद्दों पर अपनी बात रखी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।